नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। लखनऊ से सामने आई है, अनिल कुमार और अजय चौहान बने हैं प्रमुख सचिव, जहां पंडारी यादव और नीना शर्मा भी बनी है प्रमुख सचिव। 1 जनवरी से पदभार ग्रहण करेंगे अफसर। 2007 बैच के 9 आईएएस अफसर सचिव रैंक में प्रमोट किए गए हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी सचिव पद पर प्रमोट किए गए हैं। शीतल वर्मा और आलोक तिवारी सचिव पद पर प्रमोट किए गए हैं। यूपी के 107 आईएएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है। 1998 बैच, 2007 बैच और 2019 बैच की पीसी संपन्न। तो वहीं 1998 बैच के 6 आईएएस अफसर प्रमुख सचिव बने हैं। आलोक कुमार तृतीय और अनिल सागर भी बने हैं प्रमुख सचिव। चैत्रा वी, नवीन कुमार, मुथुस्वामी सचिव पद पर प्रमोट किए गए हैं। प्रभु नारायण सिंह और अभय सचिव स्तर पर प्रमोट हुए हैं। डॉक्टर आदर्श सिंह सचिव पद पर प्रमोट किए गए हैं। तो प्रमोशन हुआ है अधिकारियों का और आईएएस अफसरों का किस तरीके से, उनकी लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं। तमाम नाम शामिल हैं इसमें जिनको प्रमोट किया गया है। कार्यशैली को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए ये प्रमोशन दिया है। अनिल कुमार और अजय चौहान प्रमुख सचिव बने हैं। इसी के साथ पंडारी यादव और नीना शर्मा भी प्रमुख सचिव बनी हैं। 1 जनवरी से पदभार ग्रहण करेंगे अफसर। पीएम मोदी की मां हीराबेन अस्पताल में भर्ती हैं। मां से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की मां अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अस्पताल अपनी मां का हालचाल लेने के लिए। और देखिए, हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से। उनकी मां को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, अन्य समस्याएं हैं। हालांकि डॉक्टरों की खास निगरानी में उनको रखा गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं। हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके चलते उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं अहमदाबाद और उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की है, उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। तो देखिए, लगातार तमाम दुआओं का दौर भी शुरू हुआ है, जहां सभी प्रधानमंत्री की मां जल्दी सही हो, इसकी दुआ की जा रही है। पीएम मोदी की मां के स्वास्थ्य की जानकारी मिलने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए दुआ की है। तो देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस नेता का भी ये ट्वीट सामने आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती हैं और इसी के लिए राहुल गांधी ने भी अपनी भावनाएं प्रकट की हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी की मां के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए वो लिख रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट। ऐसी तमाम दुआएं जो है सामने आ रही हैं ट्विटर पर, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए दुआ की जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अब घर वापस लौटे। विदेशों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी, जहां 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में रोड शो किया जाएगा। 5 जनवरी को मुंबई रोड शो में सीएम योगी हिस्सा लेंगे। मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को यूपी का आमंत्रण देंगे। तो वहीं टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ फिल्मी हस्तियों से मुलाकात होगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में इन्वेस्टर्स रोड शो होगा। 10 से 12 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी
का ये रोड शो, तो वहीं जीआईएस 23 जनवरी को होगा आखिरी रोड शो। तो देखिए अब बड़ी तैयारी है, जहां एक तरफ विदेश गई थी टीम और वहां से निवेशकों को आकर्षित किया गया था, अब घरेलू निवेशकों पर नजर है और इसी के साथ रोड शो आयोजित किए जाएंगे 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में। 5 जनवरी को मुंबई रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे, जिस दौरान तमाम दिग्गज कंपनियां इसमें शामिल रहेंगी। कंपनियों के जो नामचीन हस्तियां हैं वो शामिल रहेंगे, साथ ही साथ जो बड़े अदाकार हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में ये खास शो होगा, जहां 10 से 12 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी जीआईएस, 23 जनवरी को होगा आखिरी रोड शो। तो बड़ी तैयारी है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और देखिए कहां कहां रोड शो होगा, विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। मुंबई में ये रोड शो किया जाएगा, जहां इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जाएगा। इसी के साथ साथ चेन्नई में भी ये रोड शो किया जाएगा, भव्य ये रोड शो होगा, इसके माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। नई दिल्ली में रोड शो किया जाएगा और यहां पर भी तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए किस तरीके से नए रिसोर्सेज स्थापित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको बारे में अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ कोलकाता में भी रोड शो किया जाएगा और इस रोड शो के जरिए निवेशक को लुभाया जाएगा। तो वहीं हैदराबाद में भी रोड शो किया जाएगा। इसी के साथ साथ बेंगलुरु में भी रोड शो किया जाएगा और इसके माध्यम से सभी निवेशकों के लिए जो बड़ी एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई है वो दिखाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे इस रोड शो में, मुंबई के रोड शो में। और इसी के साथ साथ मंत्री नंद गोपाल नंदी अब भी इसमें शामिल होंगे। तो ये खास हस्तियां भी मौजूद रहेंगी इस रोड शो में। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से विदेश गई टीम, विदेशी निवेशकों को तो आकर्षित किया गया, लेकिन अब बात है घरेलू की। किस तरीके से एक बड़ी कार्य योजना के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है निवेश के लिए, जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एक और बड़ा कदम सरकार का सामने आया है। क्या कुछ इसकी बारीकियां हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आए, जिसको लेकर विदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स की टीमें गई थी, जो अलग अलग देशों में रोड शो, वहां पर अपने उन्होंने सम्मेलन किए थे, कार्यक्रम किए थे, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं हैं निवेशकों के लिए उसके बारे में जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं निवेश की उसके बारे में भी जानकारी दी थी। क्योंकि विदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोड शो हो चुके हैं, अब देश में किस तरीके से जो देश के जो उद्योगपति हैं, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया जाए, उसको लेकर ये रोड शो देश के 7 बड़े शहरों में होने जा रहे हैं। हालांकि ये 5 से लेकर 23 जनवरी के बीच होंगे, जिसमें अगर हम शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन शहरों में रोड शो करेंगे, जिसमें जो घरेलू हमारे उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश होगी। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बड़े जो समूह हैं, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, महिंद्रा हो, गोदरेज हो, बिरला हो, इन हस्तियों के साथ ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बना रही है, तो जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए जो बड़ी हस्तियां हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और एक कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उनको संभावनाएं बताई जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के बारे में किस तरीके से निवेशकों को सहूलियतें उत्तर प्रदेश सरकार दे रही उसके बारे में बताया जाए। अगर उत्तर प्रदेश में किसी फिल्म का निर्माण होता है तो उसके लिए सब्सिडी कैसे उत्तर प्रदेश सरकार दे रही उसके बारे में जानकारी दी जाए। क्योंकि बहुत सारे विषय होंगे जिससे इन कंपनियों के साथ ही फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करें। अगर हम टीमों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत जो उत्तर प्रदेश के जो भी बड़े मंत्री हैं, हालांकि अभी तक विदेश दौरे पर कैबिनेट मंत्री गए थे, लेकिन इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद भी रहेंगे। तो कहीं न कहीं कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर ढंग से निवेशकों को बुलाया जाए, उनको उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताया जाए। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया गया है, कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है, उसके जरिए उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जाए, उस दिशा में ये घरेलू रोड शो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होने जा रहे हैं।
जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से इस भव्य रोड शो का हिस्सा भी रहेंगे कई तमाम नामचीन हस्तियां इसका हिस्सा रहेंगी। इसके देखिए वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब तमाम दिग्गज कंपनियों के मालिक इसमें शामिल रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन विदेशों के निवेशकों को दिखाई गई थी, क्या वो ही घरेलू निवेशकों को दिखाई जाएगी या इसमें कुछ और सुधार किया जाएगा? क्योंकि ये घरेलू निवेशक हैं, ये जानते हैं क्या स्थिति पहले थी, क्या वो कंपैरिजन भी सामने रखा जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जब इसके पहले जो इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, उसमें ज्यादा जो देसी निवेशक थे वो उसमें आए थे। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं या फिर देश के दूसरे हिस्सों में काम करते हैं, वो लोग पहुंचे थे। तो जो पहले की चीजें थी और जो अब चीजें उत्तर प्रदेश में है, मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम सस्ते श्रम की बात करें तो वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं जो देशी निवेशकों की एक धारणा उत्तर प्रदेश को लेकर थी, उसको बदलने की कोशिश होगी। तो उसमें वो चीजें इंक्लूडेड होंगी जिसमें ये बताने का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से बेहतर हुआ है, कैसे जो संभावनाएं हैं उनको ग्रोन अप किया गया है, कैसे चीजों को मॉडिफाइड किया गया है, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए सुरक्षा और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे रही है। सिंगल विंडो सिस्टम जहां पहले ही लागू था और 2022-23 की औद्योगिक विकास नीति के जरिए बहुत सारी और जो सहूलियतें निवेशकों को दी जा रही हैं, उनका फायदा वो कैसे उठा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें निवेशकों का परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बारे में बदला जाए। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स हैं जो दूसरे प्रदेशों से हट रही हैं या दूसरे देशों में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए। तो ये बहुत सारी कोशिशें होंगी। अब देखना यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार को करीब 7 लाख करोड़ के प्रस्ताव पहले ही मिल चुके हैं और इस देसी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनको उत्तर प्रदेश में लाते हैं तो कितना फायदा उत्तर प्रदेश को मिलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि न केवल विदेशी बल्कि देश के भी जो निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से निवेश आएगा और उसी के साथ रोजगार की भी भरमार होगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी बड़ी आस के साथ निगाहें टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक भार सरकार के कंधों पर रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार लेकर चल रही है जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश का लक्ष्य है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। और सीधे तौर पर अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर सुधारा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 5वें 6ठे नंबर पर आती थी वो कहीं न कहीं दूसरे नंबर तक पहुंचने में कामयाब रही है। तो कोशिश है कि उसको 1 नंबर पर लाया जाए। जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का सहयोग 1 ट्रिलियन से कैसे हो, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका ग्राउंड जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, कहीं न कहीं ये निभाएगी। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर खासा ध्यान दे रही है, चाहे वो विदेश के निवेशक हों, उत्तर प्रदेश के जो अपना प्रवासी हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं या दूसरे प्रदेशों में अपना बिजनेस करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए और उत्तर प्रदेश में चीजों को बेहतर किया जाए, ताकि जहां एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के भी बेहतर साधन पैदा हो। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में उनकी वो तादाद थी जो उत्तर प्रदेश वापस आई है, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ जोड़ा जाए ताकि दूसरे प्रदेशों में जाने के बजाय वो उत्तर प्रदेश में ही काम करें, उत्तर प्रदेश को भी सस्ता श्रम मिले। तो ये बहुत सारे प्रयास हैं जो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि इसका कितना फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा ये तो जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होगी उत्तर प्रदेश में, तब देखना बिल्कुल। और इसी के चलते सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि किस तरीके से सरकार एक एक कदम करके आगे बढ़ाती है और जो लक्ष्य है उसको हासिल करती है। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम बारीकियों के लिए। अब बढ़ते आगे, खबर है फर्रुखाबाद से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। ई रिक्शा में बैठी सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। ई रिक्शा चालक मौके पर रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जिजपुरा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ई रिक्शा में बैठी सवारी गंभीर रूप से घायल हुई है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जिजपुरा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ई रिक्शा में जो सवारी बैठी थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ई रिक्शा चालक मौके पर रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जिजपुरा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए बड़ा सड़क हादसा और इसमें एक सवारी
बुरी तरीके से घायल हुई है, जिसको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर दंगे के बागपत में बसे शरणार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन बुलडोजर चलाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, भूमाफियाओं पर अवैध रूप से प्लॉट देने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं इससे पहले बागपत कोतवाली क्षेत्र केतीपुरा लोगों का बागपत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकली और अपमिश्रित शराब बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 220 अवैध शराब, 5 तरल द्रव्य केन, यूरिया, नकली रैपर कोड सहित भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दूध के गाड़ी में भरकर उत्तराखंड नकली शराब जा रही थी। तो देखिए, गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जहां उत्तराखंड जा रही थी नकली शराब और किस तरीके से उसका गिरोह था उसे पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गिरोह के ये 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं जो मिश्रित शराब बना रहे थे और उनके पास से वो सामान भी बरामद हुए हैं। और उत्तराखंड जा रही थी ये नकली शराब, जिससे पहले ही पुलिस ने इन तमाम साजिशों को नाकामयाब कर दिया। और ये बड़ी सफलता पुलिस के लिए है कि इससे पहले कि इस शराब की वजह से कई जाने जाती, पुलिस ने इससे पहले ही तत्काल संज्ञान लिया और इसके गिरोह को भी पकड़ा। साथ ही साथ अब पूछताछ की जा रही है, क्या इनका पूरा सिंडिकेट है, कैसा नेक्सस है, कौन कौन इनके साथ शामिल है, कहाँ कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली जा रही है ताकि इनका कारोबार ठप हो सके। लखनऊ से अब खबर, जहां मदरसों में शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी के प्रस्ताव का मामला है। जहां मदरसा बोर्ड चेयरमैन इफ्तिखार जावेद का बयान सामने आया। रविवार को छुट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है। परंपरागत तरीके से मदरसों में शुक्रवार को ही छुट्टी जारी रहेगी। मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली ने कहा था कि रविवार को अवकाश हो। मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली पर चेयरमैन का बयान सामने आया। बोर्ड सदस्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है, इफ्तिखार जावेद की तरफ से कहा गया। तो रविवार को छुट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है। परंपरागत तरीके से मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी जारी रहेगी। मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली ने कहा था रविवार को हो अवकाश। तो मदरसा बोर्ड सदस्य कमर अली पर चेयरमैन ने भी बयान दिया है और चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है कि बोर्ड सदस्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो बोर्ड सदस्य कमर अली को इलाज की जरूरत है, ये नसीहत भी दी है इफ्तिखार जावेद ने। मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार का छुट्टी के प्रस्ताव का ये पूरा मामला है, जहां मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड की बैठक में रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव पर चेयरमैन ने कहा कि अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने बयान देते हुए कह दिया कि मदरसा बोर्ड की बैठक में रखा गया था रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव। मंत्री जी से भी बात करूंगा किस तरह की चीजें कर रहे हैं। बार बार आप लोगों का नाम लेते हैं, काम करने में असहजता की स्थिति पैदा हो रही है, काम करने में दुश्वारी आ रही है। मिनट मिनट में इस तरह की चीजें करना, मौलानाओं के बीच में, आलिमों के बीच में, मदरसों के बीच में इस तरह की छवि बिगड़ रही है मदरसा बोर्ड की। क्योंकि शुक्रवार की छुट्टी होती आई है, वो होती रहेगी, हमेशा होगी। इसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं होने वाला। ये कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, पता नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। मंत्री जी से भी बात करूंगा किस तरह की। लखनऊ से अब खबर, जहां यूपी बीजेपी संगठन को लेकर बड़ी खबर, जहां प्रदेश संगठन में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा प्रस्तावित है। जेपी नड्डा के निर्देश पर संगठन में बड़ा बदलाव होगा। तो यूपी बीजेपी संगठन को लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी।
जहां प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की आशंका। प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को केंद्रीय संगठन में यह अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। जनवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा प्रस्तावित है। जेपी नड्डा के निर्देश पर संगठन में बड़ा बदलाव होगा और इसी के साथ साथ यूपी बीजेपी संगठन को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर है। तो जेपी नड्डा का दौरा भी प्रस्तावित है और उनके दौरे के दौरान और उनके निर्देशों के दौरान ही संगठन में बड़ा बदलाव संभव बताया जा रहा है। तो बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है और इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का खास दौरा है उत्तर प्रदेश का। तो संगठन में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। उनके निर्देश क्या रहते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लखनऊ से अब खबर, जहां 30 दिसंबर को बीएसपी की बड़ी बैठक, जहां बैठक में सभी नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो के अध्यक्षता में ये बैठक होगी। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी जिस दौरान मंथन किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये खास मंथन रहेगा। गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। बीएसपी की ये बड़ी बैठक है, 30 दिसंबर को ये आयोजित होगी। बैठक में सभी बड़े नेता इसका हिस्सा रहेंगे। यूपी पुलिस का मुंह से गोली चलाने और ठाई ठाई की आवाज निकालने का कारनामा आप देख चुके हैं। अब यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उससे बड़ा कारनामा कर पुलिस अधिकारियों को हैरत में डाल दिया है। जहां सब इंस्पेक्टर के पद पर सालों से तैनात रहने के बाद भी महाशय को पता नहीं कि गोली कैसे चलाई जाती है। सब इंस्पेक्टर ने गोली जब डीआईजी के सामने नली में डाली तो वो भी देखकर हैरान हो गए। दरअसल बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज संत कबीर नगर के दौरे पर थे। डीआईजी ने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया और हथियार चलाकर दिखाने को कहा। इस पर सब इंस्पेक्टर उनके सामने राइफल में नली से गोली डालकर उसे चलाने का प्रयास करने लगा, जिसे देखकर डीआईजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साथ ही थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। बता दें कि इससे पहले भी 2018 में पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब एनकाउंटर के समय पिस्टल खराब होने पर संभल जिले के एसआई ने मुंह से ठाई ठाई बोलकर एनकाउंटर किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस की खूब चुटकियां ली गई थी। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि जब पुलिसकर्मी ही हथियार चलाना नहीं जानते तो वो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। खत्म बढ़ा देते ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे तुम डालो उधर डालिए ना। लखनऊ से अगली खबर, जहां बख्शी का तालाब इलाके में चल रहा है जमकर अवैध खनन। जहां ग्राम बोरामऊ, धतिंगरा, राजापुर सहित कई इलाकों में खनन चल रहा है। जिला खनन अधिकारी पर बीजेपी एमएलए योगेश शुक्ला ने आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी सो रहे हैं और जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। मंडलायुक्त को बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला ने पत्र लिखा है। उच्च स्तरीय कमेटी बनवाकर जांच कराने के लिए अनुरोध किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।